नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत माता नामक शीर्षक के अंतर्गत भारत की मूलभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रसिद्ध रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में से ही यह भारत माता भी उसका एक उपभाग है से लिया गया है, जिसके माध्यम से वो भारत जैसे अखंड अनेक धर्म संप्रदाय होने के बावजूद भी किस तरह से एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, आज विशेषताओं का बड़े मार्मिक ढंग से नेहरू जी ने इसमें वर्णन करने का प्रयास किए हैं। तो इस तरह से हम पहले वीडियो में देखते हैं कि आखिर भारत को माता शब्द के पीछे क्या तर्क है। तो भारत के माता शब्द के पीछे यही तर्क है कि सभी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ है वह भारत की सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है वह सभी सभ्यताओं से काफ़ी प्राचीन है, और कहीं न कहीं हम यह देखते हैं कि सभी चीज़ों के जो आविष्कर्ता या जनक के रूप में हमारे, चाहे वो वेद हो चाहे पुराण हो इत्यादि के माध्यम से जो हम आधुनिकता के परिवेश का आज हम वर्णन करते हैं या यूँ कहते हैं कि आज इस तरह से आधुनिकता है, उन सब चीज़ों का हम भारतीय सभ्यताओं से कहीं न कहीं उनका संबंध जुड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय जो विशेषताएं हैं और किस तरह से भारत सभी देशों का विश्व गुरु या इस तरह से विश्व गुरु के नाम की जो उपाधि या ख्याति प्राप्त है वह कहीं न कहीं उसके अंदर वो लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से उसे विश्व गुरु या विश्वख्यात के रूप में हम देखने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से अब आइए हम दूसरे इस वीडियो में हम यहाँ से देखें कि मैं उत्तर पश्चिम के खैबर के दर्रे से लेकर ध्रुव दक्षिण से में कन्याकुमारी कहते हैं। यदि हम उत्तर पश्चिम के दर्रे से लें या दक्षिण तक कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता, और ये कहता है कि सभी जगह किसान मुझसे एक सवाल कहते हैं जो भारतीय किसान है, भारत माता में किसानों का भरपूर उन्होंने जिक्र किया है। क्योंकि भारतीय जो किसान है वह अपने परिश्रम के माध्यम से खाद्यान्न उत्पन्न करता है और अपने लिए और साथ ही साथ देश को भी खाद्यान्न के मामले में वह आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करता है। कहते हैं किसी देश की बौद्धिक स्थिति या उस देश की संपन्नता उसी में मानी जाती है जहाँ का खाद्यान्न पर जो देश आत्मनिर्भर हो। ऐसे स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी खाद्यान्न की बढ़ोतरी को बढ़ाने के उद्देश्य उन्होंने जय जवान जय किसान इत्यादि बातों का नारा लगाया। भारत जैसे विकासशील देशों में पहले उतने अनाज नहीं उत्पन्न होते थे जितने देश की आवश्यकता होती थी। हम बाहर के देशों से अनाज आयात करते थे। जब हम दूसरे देशों से आयात करते थे तो ऐसे स्थिति में हमारी जो आत्मनिर्भरता थी जो वह सही से पनप नहीं पाती थी। इसलिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है, और सबसे जो मुख्य बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार के क्षेत्र हैं आज भी लगभग भारत में 64 से 65% आबादी कृषि कार्य करके अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि देश को आज़ाद हुए 70-75 वर्ष के बीत जाने के बावजूद भी आज भी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय और कृषि कार्य है और कृषि कार्य करके अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कहते हैं कि किसान मुझसे एक से एक सवाल करते हैं, लेकिन उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जेदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन, कड़ी लगान और सूद
किसान हमसे बहुत से बात करते थे, लेकिन सभी किसानों की एक ही समस्या थी, वह थी गरीबी। किसान अत्यंत गरीब थे, कर्जदार थे, कर्ज के बोझ के तले दबे थे। पूंजीपतियों के शिकंजे, पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी दे दे के किसानों को पर अपना आधिपत्य कर लिए थे। इस तरह से जमींदार महाजन, जमींदार किसान को पैसे देते थे और समय से किसान जब नहीं चुका पाता था तो किसान की ज़मीनों को जमींदार क्या करते थे, हड़प लेते थे। महाजन, जो महाजन होते हैं अर्थात जो साहूकार होते हैं, वह भी सूद पर पैसे देते हैं, कड़े लगान और कड़े ब्याज के रूप में। पुलिस के जुर्म और पुलिस गरीबों को पुलिस भी सताती है, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढंढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। और इस तरह से विदेशी सरकार जो हम पर लाद रखी थी, हम लोग काफ़ी खुशहाल थे कि विदेशी सरकार के चले जाने के बाद हम स्वावलंबी हो जाएंगे, लेकिन भारतीय समस्याएं जय की तरह आके खड़ी हो जाती हैं। फिर और इसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, सभी लोग इसको छुटकारा हासिल करना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें। मैंने इस बात की कोशिश की कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें, और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी लोग सोचें, जिसके हम एक चूज हैं अर्थात एक सेवक हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का जिक्र भी ले आता था, और इन विकासशील देशों में जो मनुष्य अपने अधिकारों के लिए हमेशा जद्दोजहद करता है, गृहयुद्ध जैसी स्थिति किन देशों में, चीन में, स्पेन में, अबिसिनिया में, मध्य यूरोप में, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते, सरकार के बीच में उनके हमेशा मनमुटाव होते थे। इस तरह से उसको भी हम जिक्र करते थे, लाते थे। फिर आगे कहते हैं, मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीली का हाल भी बताता, और जो सोवियत, जिसको हम यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ या रूस के नाम से जानते हैं, उसमें भी तब्दीली हो रही है। इस तरह से बदलाव हो रहा है। अमेरिका ने कैसे तरक्की की है और अमेरिका किस तरह से अपने औद्योगिक कारखानों के माध्यम से किस तरह से तरक्की की है, इसका भी जिक्र मैं कहीं न कहीं करता रहता था। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। यह काम आसान भी नहीं था, लेकिन जैसा हम समझ रखे थे उससे मुश्किल भी नहीं था। उसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, और यह भी थी कि हम खूब जो महापुराण हैं, काव्यों की कहानियों को खूब हम जानते भी थे। उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, उन्हें इस देश की जो विशेषताएं हैं उसकी हमने आभास करा दिया था, कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे, हम देखें कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्हें इस देश की कल्पना मिल जाते थे, जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। और ऐसे लोग भी मिल जाते थे जिन्होंने अपने देश के बहुत बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर ली थी, अर्थात उनके अंदर आध्यात्म की जो भावना है वह कूट कूट के भरी थी। और इस तरह से आध्यात्म की भावना कूट कूट भरे होने के कारण वे लोग हमेशा कुछ न कुछ अपने संत विचारधाराओं के माध्यम से जो भारतीय जनमानस है, उस भारतीय जनमानस की चेतना को और ज़्यादा जागरूक या विकसित करने का प्रयास करते थे। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, हमें पुराने सिपाही मिल जाते हैं, हमें कभी कभी पुराने सिपाही भी मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और घावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। और इस तरह से कहते हैं हमें और भी सिपाही मिल जाते थे जो विदेशों में भी नौकरियां किए थे।
सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, सन 1930 के बाद जो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में हमें हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। दूसरे मुल्क किस तरह से अपनी आर्थिक मंदी से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हवाले से उनके माध्यम से हमें मालूम चल जाते थे। ऐसा कभी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, ऐसा बहुत कम बार होता कि मैं किसी जलसे में नहीं पहुंचता था। जहाँ जलसा होता था, जहाँ मुझे आमंत्रित किया जाता था, मैं वहाँ पहुंच जाता था। तो मेरा स्वागत भव्य होता था। भारत माता की जय, भारत माता की जय के गूंज लगते थे, जयकारे लगते थे। इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता है। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। कुछ जवाब नहीं बन पाता तो वे मेरे तरफ भी देखने लगते, दूसरे की तरफ भी देखने लगते। मैं सवाल भी करता रहता। आखिर एक हट्ठे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, फिर एक हट्ठे जाट से मेरी मुलाकात होती है। जाट हरियाणा में एक जाट है जिसको हम जाट के नाम से जानते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी लंबे चौड़े थे, काफ़ी दिनों से किसानी करते आते, उनके पूर्वज भी किसानी काम करते थे। जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। उससे हमने पूछा भारत माता से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? उसने कहा धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले या सूबे या सारे हिंदुस्तान की धरती। मैंने कहा किस धरती की बात कर रहे हैं? कहा कि हमारे गांव की धरती ले लीजिए, चाहे जिले की, सूबे की धरती, सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उठकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं क्या? मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। हिंदुस्तान में ऐसी कुछ नहीं है जो न हो, अर्थात हिंदुस्तान में वह सब कुछ है जो व्यक्ति को समझ में आ गया, जिसे उन्होंने समझ रखा। लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, हिंदुस्तान में नदी पहाड़ भी है, जंगल और खेत भी है जो हमें अन्न देते हैं। ये सभी हमें अजीज हैं, ठीक। और इस तरह से हमारे लिए सब अद्भुत है। लेकिन आखिरकार उनकी गिनती वे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। इस तरह से हम देखेंगे लोग फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जय। जो भारत में रहने वाले हैं वही भारत माता है। और इस तरह से भारत माता की जय अर्थात उन सभी करोड़ों लोगों की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का, और इस तरह से इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। जब मैं किसी व्यक्ति को यह संबोधित करते हुए कहता कि सभी लोग भारत माता के अंश हैं, तो एक तरफ से तुम ही भारत माता हो और एक तरफ से समझो तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, लोगों की आंखों में चमक आ जाती, उत्साह बढ़ जाता। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज
कर ली हो, अर्थात जैसे लगा कि मानो किसी ने बहुत बड़ी खोज कर ली, अर्थात हमें हमारे अंदर भारत माता की खोज कर दी। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जब किसी जाट से पूछते हैं कि आखिर भारत माता से क्या तात्पर्य, क्या समझते हो, तो जाट ने यह कहा कि हमारी धरती, इस गांव की धरती, सूबे की धरती, जिले की धरती, यानी पूरा हिंदुस्तान की धरती ही तो भारत माता है। ये जाट के व्यक्तिगत विचार थे। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति यह पूछता है कि भारत माता कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्तियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहते हैं कि समझो भारत माता के तुम एक अंश हो। करोड़ों करोड़ों लोग ये भारत माता है, इसलिए सभी करोड़ों लोग देशवासियों की मैं जयकार करता हूँ। तुम कहते हैं तुम ही से समझो भारत माता की शुरुआत हो रही है, तुम ही हो भारत माता। और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू लोगों के अंदर देश के प्रति जो लगाव, सम्मान इत्यादि है वह सब जगाने का प्रयास करते हैं और यह भी बताने का प्रयास करते हैं देश का हर एक नागरिक इस देश का अंश है, चाहे वह किसी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति या वर्ग से संबंध रखता हो। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आखिर भारत को हम क्यों भारत माता के नाम से जानते हैं, दूसरे देशों को हम उनके साथ वह नाम नहीं लगाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्यों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात का तर्क देते हुए कहते हैं कि भारत ही सभी सभ्यताओं संस्कृति की जननी है। जो जितने भी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, आज कितने भी वैज्ञानिक युग का में हम पहुंच गए हैं, फिर भी कहीं न कहीं उन सब का वर्णन हमें अपने वेदों में, अपने पुराणों में, अपने उपनिषदों में कहीं न कहीं मिलता है। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति की जो पहचान वो सिंधु नदी घाटी परियोजना की, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इस तरह से हड़प्पा की सभ्यता, इस तरह से यह सब चीज़ें काफ़ी प्राचीन होने के कारण इसमें व्यक्ति के किए हुए कार्यों का इन खुदाइयों के माध्यम से, अवशेषों के माध्यम से हमें परिचय प्राप्त होता है और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा समाज पहले भी विकसित था और हमारे समाज की सोच यहाँ तक पहुँच गई थी। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस बात के माध्यम से भारत जैसे अखंड देश, अनेक सभ्यता और संस्कृति से बंधा हुआ है हमारा देश, जिसमें सभी लोग अपने अपने धर्म के नाम पर, अपनी अपनी भाषा के नाम पर, अपनी अपनी सामाजिक सौहार्द के रूप में स्वतंत्र होते हैं। किसी प्रकार से राज्य के द्वारा उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। ऐसे स्थिति में ये लोग समाज के उन सभी वर्गों में आपसी मानवता का जो संचार होता है, उस मानवता के जीवन तले वह जीवन जीने का प्रयास करते हैं और किसी तरह से वह एक दूसरे को आक्षेप या क्षत पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। इस तरह से भारतीय किसानों की भी विशेषताओं के रूप में वह बताने का प्रयास करते हैं कि आज हमारे देश में अधिकांश जो रोजगार के जो माध्यम है वह कृषि कार्य है। कृषि कार्य करके ही लोग अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं या जीविका का पालन करते हैं। तो इस तरह से भारतीय किसानों को देश के विकास में उनका काफ़ी श्रेय है। उस श्रेय को का वर्णन और शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जिस देश का खाद्यान्न व्यवस्था काफ़ी विकसित होता है, उस देश की अपनी एक अलग पहचान होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें या अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक स्तर पर देखें, हर देश तभी स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन पाएगा जब उसके पास अपने लोगों के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की पर्याप्तता होगी। यदि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न की पर्याप्तता नहीं होगी तो देश में दूसरे भूखमरी
गरीबी, लाचारी, बेहोशी इत्यादि चीज़ें पनपेंगी और इस तरह से लोग चाहकर भी अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे। इस तरह से भारत माता हम बताने का प्रयास करते हैं।